हेलो स्टूडेंट्स। ओ लेवल के वेब डिज़ाइनिंग पेपर के थ्योरी क्लास का ये 19वां वीडियो है और इस वीडियो में हम इन सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे। ठीक है, तो अगर आप ओ लेवल के वेब डिज़ाइनिंग वाले पेपर की तैयारी कर रहे हैं या अब वेब डिज़ाइनिंग सीख रहे हैं तो ये वीडियो सीरीज़ आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है। इस वीडियो सीरीज़ का 19वां वीडियो है। अगर आपने इसके पहले के वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आप उनको भी देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। सीएसएस सीखने के इस वीडियो में हम सेलेक्टर्स के बारे में सीख रहे हैं। सेलेक्टर्स हमने पिछले क्लास में भी आपको कई प्रकार के बताए थे, जैसे यूनिवर्सल सेलेक्टर, ठीक है, एलिमेंट सेलेक्टर और ग्रुप सेलेक्टर। इस वीडियो में हम आईडी सेलेक्टर के बारे में सबसे पहले जानते हैं। ठीक है, तो आईडी सेलेक्टर क्या करता है, पूरे HTML फाइल में सिर्फ एक एलिमेंट का चुनाव करता है। ठीक है, पूरे HTML में कई सारे एलिमेंट्स लगे हो सकते हैं। इमेज एलिमेंट हो सकता है, हेडिंग हो सकता है, पैराग्राफ हो सकता है, टेबल हो सकता है, कोई भी एलिमेंट हो सकता है। तो उन सभी में से सिर्फ एक एलिमेंट को अगर आपको सेलेक्ट करना है या किसी एक एलिमेंट पे सिर्फ आपको CSS लगाना है तो आप आईडी सेलेक्टर का उपयोग करेंगे। ठीक है, आईडी सेलेक्टर को यूज़ करने से पहले आप आईडी एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे। ठीक है, आईडी एट्रीब्यूट क्या होता है, ये HTML में एक एट्रीब्यूट है जिसे आप किसी भी टैग के अंदर एट्रीब्यूट के रूप में लगा सकते हैं और उस एट्रीब्यूट की जो आप वैल्यू सेट कर देंगे वही वैल्यू ही हम अपने CSS में इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो एक पैराग्राफ एलिमेंट है जिसमें आईडी एट्रीब्यूट यूज़ किया गया है और आईडी एट्रीब्यूट से हमने इस पैराग्राफ एलिमेंट को एक नाम दिया है और वो नाम है पैरा। इस पैरा नाम से ही हम उसको CSS से एक्सेस करेंगे। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो HTML के अंदर जो एलिमेंट की आईडी होती है वो यूनिक होती है। यूनिक का मतलब आप किसी दो एलिमेंट को एक ही जैसा आईडी का नाम नहीं सेट करेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए इस पैराग्राफ को मैंने आईडी दे दिया पैरा और किसी और पैराग्राफ के अंदर भी जब आप आईडी एट्रीब्यूट लगाएंगे तो उसकी वैल्यू आप पैरा नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो नाम है ये सिर्फ पूरे HTML फाइल में एक ही एलिमेंट के पास होना चाहिए। फिर इसी आईडी एट्रीब्यूट की जो वैल्यू है इसी को हम CSS में यूज़ करेंगे इस एलिमेंट में CSS लगाने के लिए। ठीक है, कोड में चलिए देखते हैं इसको कैसे करना है। सबसे पहले आपको Notepad++ ओपन कर लेना है और इसमें उन बेसिक टैग्स को लगाना है जो हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा हुआ है। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक पैराग्राफ एलिमेंट जोड़ लेना है। इसका नाम मैं रख देता हूँ अंदर पैरा1। ठीक है, एक और पैराग्राफ मैं बना लेता हूँ, Ctrl+D से डुप्लीकेट कर दीजिए। इसका नाम रख देता हूँ कंटेंट में पैरा2। अब मैं क्या करता हूँ, अब मुझे इस पैराग्राफ पे CSS लगाना है तो सबसे पहले आप इस एलिमेंट को एक आईडी दे दीजिए। आईडी में यहाँ पे मैं इसका नाम रख देता हूँ P1। ठीक है, और इसका आईडी में सेट कर देता हूँ P2। ठीक है, तो हमारे पास दो पैराग्राफ एलिमेंट हैं जिनके आईडी भी अलग अलग हैं। अब अगर आप इस पैराग्राफ एलिमेंट पे CSS लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप स्टाइल टैग लगाएंगे। ठीक है, फिर स्टाइल टैग के अंदर सबसे पहले आप उस आईडी को एक्सेस करेंगे। अगर आप इस पहले वाले पैराग्राफ पे CSS लगाना चाहते हैं तो इसकी आईडी एट्रीब्यूट की वैल्यू देखिए, वैल्यू में क्या लिखा है P1। तो इस नाम को लिखने से पहले आपको हैशटैग लगाना है, फिर आपको आईडी एट्रीब्यूट की वैल्यू लिखना है। ये जो हैशटैग है ये आईडी सेलेक्टर को दर्शाता है और ये जो P1 है वो आईडी एट्रीब्यूट की वैल्यू है। तो इतना लिखने से आपका आईडी सेलेक्टर बन जाएगा। फिर इसके बाद में आपको ब्रैकेट लगाने हैं और इस ब्रैकेट के अंदर उन प्रॉपर्टीज़ को लिखना है जो इस एलिमेंट पर आप लगाना चाहते हैं। मैं सबसे पहले इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ तो आप लेंगे कलर प्रॉपर्टी का नाम, कॉलन लगाते हैं, फिर यहाँ पे वैल्यू लिखते हैं। वैल्यू में मैं लिख देता हूँ रेड। तो इस P1 वाले एलिमेंट की जो टेक्स्ट कलर है वो हो जाएगा रेड। आउटपुट देखने के लिए व्यू मेनू पे क्लिक करिए, करंट फाइल इन क्रोम। देखिए आउटपुट है, पहले वाले पैराग्राफ का जो टेक्स्ट कलर है वो रेड हो गया है। ठीक है, दूसरे वाले का टेक्स्ट कलर बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक ही है क्योंकि अभी आपने उस पर CSS नहीं लगाया है। अगर आप इस दूसरे वाले पैराग्राफ को स्टाइल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे उस आईडी को भी सेलेक्ट करेंगे P2 और फिर आप इसका भी कलर सेट कर सकते हैं।
रेड। ठीक है, फाइल को सेव कर दीजिए। यहाँ पे प्रॉपर्टी के नाम और वैल्यू के बीच में कॉलन लगता है। फिर आप इस फाइल को सेव कर दीजिए, वेब पेज को रिफ्रेश कर दीजिए। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि दोनों कंटेंट अब रेड कलर में लिखे हुए हैं। क्लास एट्रीब्यूट क्या होता है? क्लास एट्रीब्यूट उन सभी एलिमेंट्स को मैच करता है जिनके पास क्लास एट्रीब्यूट की वैल्यू सेम होती है। आईडी सेलेक्टर में क्या होता है, हम आईडी एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। ठीक है, और जिस भी एलिमेंट की आईडी हम यूज़ करते हैं उसी एलिमेंट पे सीएसएस लगता है। लेकिन हम यहाँ पे क्लास सेलेक्टर पढ़ रहे हैं तो हमको क्लास एट्रीब्यूट यूज़ करना है। क्लास एट्रीब्यूट हम एक से अधिक एलिमेंट्स पे लगा सकते हैं एक जैसे नाम रख के। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पैराग्राफ है, इसका मैंने क्लास का नाम सेट कर दिया पैरा। ठीक है, और एक हेडिंग एलिमेंट है जिसका क्लास का नाम मैं सेट कर देता हूँ सेम, यानी पैरा। तो अब इस पैराग्राफ एलिमेंट का क्लास का नाम भी पैरा है, इस हेडिंग का क्लास का वैल्यू भी पैरा है। तो अब इस क्लास एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करके आप इस दोनों को एक साथ ही स्टाइल कर सकते हैं। मतलब इस पैराग्राफ को और इस H1 को अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी क्लास एट्रीब्यूट का ही इस्तेमाल करके दोनों पे एक जैसा CSS लगा सकते हैं। तो क्लास सेलेक्टर आप तब यूज़ करेंगे जब आपको एक से ज़्यादा एलिमेंट सेलेक्ट करना होता है, वो भी अलग अलग प्रकार के। कोड में करके देखते हैं इसको कैसे लिखना है। मैं यहाँ पे एक हेडिंग भी ले लेता हूँ बीच में। इस हेडिंग का नाम रख देता हूँ H1। कंटेंट में लिख देता हूँ हेडिंग 1। फाइल सेव कर दीजिए। अब मैं यहाँ पे आईडी सेलेक्टर को हटा के क्लास सेलेक्टर यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे एट्रीब्यूट का नाम लिख देता हूँ क्लास, और इस वाले आईडी के जगह पर भी लिख देता हूँ क्लास। फाइल को सेव करिए। अब क्लास सेलेक्टर को लिखने का जो तरीका है उसमें हम सबसे पहले डॉट लगाते हैं, फिर क्लास का नाम लिखते हैं। तो क्लास का नाम P1 कहाँ कहाँ है? क्लास का नाम P1 यहाँ पे है, और इसको भी मैं कर देता हूँ P1। तो एक क्लास P1 यहाँ पे है, एक क्लास P1 यहाँ पे है। कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों एक ही टाइप के एलिमेंट हो, यानी ये भी पैराग्राफ है ये भी पैराग्राफ है, ये कोई ज़रूरी नहीं होता है। आप कोई डिफरेंट टैग भी सेलेक्ट कर सकते हैं सेम क्लास के नाम से। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि ये है H6। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप जो टैग क्लोज करेंगे उसको भी लिख दीजिए H6। तो अब यहाँ पे एक पैराग्राफ है और एक लेवल 6 की हेडिंग है और एक लेवल 1 की हेडिंग है। हमने सिलेक्ट किया है सिर्फ P1 वाले क्लास को, तो P1 क्लास यहाँ पर भी है, इस एलिमेंट के पास है, P1 क्लास इस एलिमेंट के पास है। तो ये दोनों एलिमेंट अब सेलेक्ट हो गए। सेलेक्ट करने के बाद में आप ब्रैकेट लगाइए। ब्रैकेट के अंदर आपको जो भी प्रॉपर्टी लगाना है, मान लेता हूँ मैं इनका बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आप लिखेंगे बैकग्राउंड कलर, और जो भी कलर आप यहाँ पे सेट करना चाहते हैं, मान लीजिए कलर है येलो। फाइल को सेव करिए, वेब पेज को रिफ्रेश कर दीजिए। तो ये पहले वाले पैराग्राफ का बैकग्राउंड कलर येलो है और लास्ट वाले हेडिंग का बैकग्राउंड कलर जो है वो येलो है। ठीक है, तो क्लास एट्रीब्यूट एक से ज़्यादा एलिमेंट्स को सेलेक्ट करने के लिए होता है। एलिमेंट्स डिफरेंट टाइप के भी हो सकते हैं। एट्रीब्यूट सेलेक्टर क्या होता है? एट्रीब्यूट सेलेक्टर एट्रीब्यूट के नाम के हिसाब से हम उसको सेलेक्ट करते हैं। एट्रीब्यूट का नाम देखते हैं। जैसे आईडी सेलेक्टर में हम आईडी एट्रीब्यूट यूज़ करते थे, क्लास सेलेक्टर में हम क्लास एट्रीब्यूट यूज़ करते थे, और एट्रीब्यूट सेलेक्टर में आप एट्रीब्यूट के नाम से उस एलिमेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जिन जिन एलिमेंट्स पे आपने किसी एट्रीब्यूट को लगा के रखा हुआ है, XYZ मान लीजिए कोई एट्रीब्यूट है, आपने उसे 10 एलिमेंट्स पे लगा के रखे हैं, तो इस एट्रीब्यूट के नाम से ही उन 10 एलिमेंट्स को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कोई विशेष एट्रीब्यूट नहीं है, आप किसी भी HTML में साधारण से एट्रीब्यूट को भी एट्रीब्यूट सेलेक्टर में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इनका उपयोग आप तब करेंगे जब किसी एट्रीब्यूट के नाम से एलिमेंट्स को सेलेक्ट करना होता है। कोड में देखते हैं इसको कैसे लिखना है। अब मान लेते हैं जैसे यहाँ पे एक पैराग्राफ है, इसमें क्लास एट्रीब्यूट हमने लगा के रखा है, और एक लेवल 6 हेडिंग है, इसमें भी हमने क्लास एट्रीब्यूट लगा के रखा है। तो आप इस P1 का उपयोग करके नहीं, इस एट्रीब्यूट के नाम का उपयोग करके भी आप इन दोनों एलिमेंट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं।
तो एट्रीब्यूट सेलेक्टर के लिए आपको सबसे पहली बात तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा और इस ब्रैकेट में उस एट्रीब्यूट का नाम लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो जिस भी एलिमेंट के पास क्लास नाम का एट्रीब्यूट होगा उसको आप सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो क्लास नाम का एट्रीब्यूट इसके पास भी है, क्लास नाम का एट्रीब्यूट इसके पास भी है। वैल्यू सेम होना जरूरी नहीं है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्लास का वैल्यू है P1, यहाँ पे क्लास का वैल्यू है P2। हमको वैल्यू नहीं देखना है, हमको बस एट्रीब्यूट का नाम देखना है। तो क्लास एट्रीब्यूट इस पैराग्राफ के पास भी है, क्लास एट्रीब्यूट इस लेवल 6 के हेडिंग के पास भी है। तो ये दोनों एलिमेंट सेलेक्ट हो जाएंगे और उनका बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा, येलो। फाइल को सेव करिए, वेब पेज को रिफ्रेश कर दीजिए। ठीक है, देख पा रहे होंगे दोनों का बैकग्राउंड कलर येलो है, कोई चेंज नहीं हुआ है। बैकग्राउंड कलर आप चेंज भी कर सकते हैं, मान लीजिए मैं कर देता हूँ ब्राउन, बैकग्राउंड ब्राउन कर देता हूँ और टेक्स्ट कलर वाइट कर दे रहा हूँ। फाइल को सेव कर दीजिए, वेब पेज को रिफ्रेश कर दीजिए। तो बैकग्राउंड कलर है ब्राउन और टेक्स्ट कलर है वाइट, और ये दोनों अलग अलग क्लास के वैल्यू वाले एलिमेंट्स हैं। यहाँ वैल्यू डिफरेंट है लेकिन एट्रीब्यूट सेम है, तो एट्रीब्यूट के नाम से सेलेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, सूडो सेलेक्टर क्या होता है? सूडो सेलेक्टर किसी भी एलिमेंट की विशेष अवस्था को सेलेक्ट करता है और वो विशेष अवस्था के हिसाब से ही एलिमेंट्स पे स्टाइल्स को ऐड करता है। ये सिर्फ तभी एलिमेंट्स को सेलेक्ट करता है जब वो किसी विशेष अवस्था में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो होवर स्टेट होता है, ये किसी एलिमेंट के ऊपर जब माउस का पॉइंटर आता है तब ये उसकी अवस्था होती है। तो होवर स्टेट किसी एलिमेंट पे माउस पॉइंटर के आने को कहते हैं, और जब किसी एलिमेंट के बाहर माउस पॉइंटर रहेगा तब उसका स्टेट होवर नहीं होगा। तो ये होवर स्टेट है। ठीक है, और ये होवर स्टेट नहीं है क्योंकि माउस पॉइंटर उस एलिमेंट से बाहर है। चेक्ड क्या होता है? जब आप किसी इनपुट एलिमेंट को सेलेक्ट करते हैं तब वो चेक्ड स्टेट में आ जाता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक चेक बॉक्स है, अभी ये इस पे टिक नहीं लगा है तो ये अभी चेक नहीं है। अगर इस चेक बॉक्स पे आपने चेक करके रखा है यानी टिक लगा के रखा है तो ये चेक बॉक्स का जो अवस्था या स्टेट है वो चेक हो गया है। तो इस वाले स्टेट को जिसमें चेक बॉक्स चेक हो चुका होता है, इस स्टेट को हम चेक्ड स्टेट कहते हैं। और ये किसी भी इनपुट में जिसमें हम चेक बॉक्स यूज़ करते हैं या रेडियो बटन यूज़ करते हैं उनमें आप लगा सकते हैं। जब तक उस बॉक्स को सेलेक्ट नहीं किया गया होगा उसकी स्टेट चेक्ड स्टेट में नहीं होगी। फोकस स्टेट क्या होता है? किसी भी इनपुट बॉक्स में जिसमें आप डाटा टाइप कर सकते हैं, अगर उसमें कर्सर नहीं है तो वो फोकस स्टेट में नहीं है, और अगर किसी इनपुट बॉक्स में कर्सर दिखाई दे रहा है तो उसका स्टेट फोकस स्टेट होता है। और उस स्टेट पे जो CSS लगाना है उस स्टेट में आप फोकस स्यूडो का उपयोग करेंगे, यानी तब तक CSS नहीं लगेगा जब तक वो फोकस स्टेट में नहीं होगा। रिक्वायर्ड स्टेट क्या होता है? रिक्वायर्ड स्टेट आप किसी भी इनपुट में जब आप रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं तो उस इनपुट में डाटा भरना कंपलसरी हो जाता है। ठीक है, तो जब तक आप उस डेटा को भरेंगे नहीं तब तक ये CSS लागू नहीं होगा। वैलिड स्टेट क्या होता है? किसी भी इनपुट बॉक्स में जब आप डेटा भरते हैं तो डेटा सही है या गलत है इसका भी स्टेट अलग अलग होता है। अगर डाटा सही होता है तो वो उसका जो स्टेट होता है एलिमेंट का वो वैलिड स्टेट होता है, और इस केस में आप CSS अलग लागू कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर डाटा सेल में गलत है तो आप मैसेज बगल में दिखा सकते हैं इनवैलिड डेटा, या इस डेटा का कलर रेड कर सकते हैं, लाल कलर कर सकते हैं। अगर भरा जाने वाला डेटा सही है तो आप उस डेटा के कलर को ग्रीन में दिखा सकते हैं, या बगल में आप वैलिड डेटा दिखा सकते हैं। ठीक है, तो डेटा सही है या नहीं सही है उसका भी स्टेट होता है। सही जब डाटा भरा रहेगा तो उसका स्टेट वैलिड स्टेट कहलाएगा। इनको भी करके देखते हैं कैसे आपको कोड में लिखना है। यहाँ पे जो पैराग्राफ P देख रहे हैं इसको आप यहाँ पे क्लास एट्रीब्यूट यूज़ करिए। क्लास एट्रीब्यूट के लिए डॉट लगाते हैं, क्लास का नाम लिखते हैं। तो आपने P1 वाले एलिमेंट को सेलेक्ट कर लिया है। वेब पेज रिफ्रेश कर दीजिए, देखिए P1 वाले एलिमेंट को आपने सेलेक्ट करके रखा है।
जब इसके ऊपर मैं माउस लेकर आता हूँ तो इसमें कोई CSS लागू नहीं होता है। अब हम अगर चाहते हैं कि इस पैराग्राफ पे जब हम माउस पॉइंटर लेकर आएँ तो उसका कलर चेंज हो जाए, तो हम क्या करेंगे, पहले उस एलिमेंट को सिलेक्ट करेंगे, फिर सिलेक्ट करने के बाद में हम उसकी स्टेट भी बताएंगे। तो स्टेट बताने के लिए आप पहले कॉलन लगाएंगे, फिर उसके स्टेट का नाम लिखेंगे। अगर हमको माउस उसके ऊपर लाना है तो स्टेट कहलाता है होवर, और इस माउस के ऊपर आने पे क्या CSS लागू करना है वो आप इसके ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। मान लेते हैं हमको बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी लिखूंगा और इस बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी में चेंज कर देता हूँ येलो में, ठीक है, और टेक्स्ट कलर चेंज कर देता हूँ मैं ब्राउन कर देता हूँ, ठीक है। तो जब वेब पेज लोड होगा तो ये CSS लागू होगा, उसका बैकग्राउंड कलर ब्राउन दिखेगा, टेक्स्ट कलर वाइट दिखेगा, लेकिन जब उस एलिमेंट पर माउस पॉइंटर आएगा तो उसका CSS बदल जाएगा। जब तक माउस पॉइंटर नहीं रहेगा तब तक ये CSS दिखेगा, और जैसे माउस पॉइंटर आ जाएगा उसका CSS इसमें बदल जाएगा। वेब पेज को सेव कर लीजिए, यहाँ पे रिफ्रेश कर दीजिए, तो अभी देखिए बैकग्राउंड कलर ब्राउन है और टेक्स्ट कलर वाइट है। जैसे मैं इसके ऊपर माउस पॉइंटर लेकर आऊँगा इसका बैकग्राउंड कलर येलो हो जाएगा और टेक्स्ट कलर ब्राउन हो जाएगा। फिर अगर इस एलिमेंट से मैं माउस पॉइंटर हटा देता हूँ तो भी ये फिर पहले जैसा हो जाएगा। पॉइंटर इसके ऊपर आएगा, इसका CSS चेंज हो जाएगा, ठीक है, देख पा रहे हैं। तो ये जो सेलेक्टर आपने इस्तेमाल किया है ये एलिमेंट की विशेष अवस्था को सेलेक्ट करता है, और इस सेलेक्टर को हम कहते हैं सूडो क्लास सेलेक्टर, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये सभी सेलेक्टर्स अच्छे से समझ में आ गए हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, ठीक है। इस वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो का वेट करिए, तब तक के लिए धन्यवाद।